ठीक ठाक रिकवरी निफ्टी आईटी में है और उसकी वजह से निफ्टी में, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी अंडर प्रेशर और मिड कैप्स में अभी भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर। 1.5% इंडेक्स नीचे और 1:3 का एडवांस डिक्लाइन। बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय। दीपक, गुड आफ्टरनून। शुरुआत पहले करते हैं आईटी स्टॉक से। आज शानदार रिकवरी यहाँ लोअर लेवल से। एक थोड़ा सा रीजनिंग क्या हो सकती है इसमें, क्योंकि टेक्निकली रीज़न नहीं है आईटी कंपनीज के चलने का। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स हाई हैं, रिसेशन का खतरा है, अर्निंग सीजन अभी शुरू होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। आपका क्या व्यू होगा आईटी में इस समय? आपको बधाई, कंग्रेचुलेशंस आपके यू फिनिश 1 year विद थैंक यू। थैंक यू दीपक। ऑल्सो ये आईटी कंपनीज में अच्छा आप जैसे कह रहे हो, बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ये कोई फंडामेंटल ड्रिवन न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब बाकी मार्केट मिड कैप आई थिंक उसकी वजह से ये जो डिफेंसिव्स हैं, जैसे आईटी अब डिफेंसिव हो गया है, अब उसकी वजह से आई थिंक आईटी में थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर डिमांड है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। इसलिए मुझे ये लग रहा है उसी वजह से होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो उनके जो कोर बिजनेस एरियाज हैं, यूरोप है या फिर यूएस होगा, उन सब में अभी तकलीफ ही हो रही है अक्रॉस द बोर्ड। चाहे आप इंटरेस्ट रेट्स देख लो, चाहे आप उनके जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको भी देख लो, या फिर उनके जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी तक ये नहीं आया है कि कब उनकी रिकवरी स्टार्ट होगी। तो आई थिंक कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, बस ऐसे हो सकता है कि बाकी जब मार्केट गिर रहा होगा, दिस इज मोर लाइक अ डिफेंसिव प्ले। ओके, थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले बनता हुआ, लेकिन लार्जली ये जो कंसर्न आज भारतीय बाजार पर हावी पड़ा है, ग्लोबल मार्केट्स में जो क्रैक देखने को मिले हैं दीपक, उसके चलते ये क्या आपको लग रहा है सिलसिला कुछ लंबा खिंचता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हर रोज बातचीत हो रही है कैसे बॉन्ड यील्ड्स बस बढ़ती और बढ़ती ही जा रही हैं। ये कितना बड़ा नेगेटिव रह सकता है ग्लोबल मार्केट्स पर के लिए? एक्चुअली ये नेगेटिव ऑलरेडी हो जाना चाहिए था अर्षदा। अभी तक ऐसा ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि जब यूएस में इतने कम रेट्स थे और एक साल में नियरली डबल और 5% देव इंक्रीज्ड इन 1 year। ये कभी हमने लाइक 1980 से पहले शायद देखा होगा, उससे वो भी स्लो मूविंग था। अब ये एक साल में जब 0% से 5+% हो गया और आपके होम लोन के रेट्स जो 2.5-3% के हुआ करते थे, अब 7% पे यूएस में मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी तक इम्पैक्ट आ जाना आएगा, जब सडनली आएगा। और काफी स्लो डाउन में आई मीन यूजुअली कुछ कंपनीज अफेक्ट होती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। इट विल बी अ कंप्रेस्ड रिएक्शन, और उसके बाद अगर जो कुछ होना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिएक्शंस, इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक रिएक्शंस, ये सब आएंगे। और उसके बाद हमें फिर सर्वाइवर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज यूएस में एटलीस्ट दे विल शट डाउन। इंडिया में भी थोड़ी सी कंपनीज हैं जो शट डाउन होंगी, शायद वो लिस्टेड में नहीं होंगी लेकिन अनलिस्टेड में जरूर होंगी, लेकिन उसके बाद से रिकवरी स्टार्ट होगा। अभी तक वो एक तरह से मतलब जो कुछ होना चाहिए था अभी तक वो नहीं हुआ है, तो शायद एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हो जाएगा। मुझे उसका ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम कंप्रेस्ड होगा। हमें बस सब्र रखना चाहिए बस। ओके दीपक जी, अभी थोड़ा सा यूएस मार्केट या फिर रेट सेंसिटिव से हट के अगर कुछ और स्पेसेस से बात करें जहां पे थोड़ी हलचल बढ़ी है पिछले कुछ सेशंस में, लेट्स टॉक अबाउट आईजीएल एमजीएल। एमजीएल ने एक प्राइस कट लिया, 2 दिन से काफी स्टॉक में मूव भी आया है। आपका व्यू अभी इन गैस यूटिलिटीज पे क्या है? इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इन स्टॉक्स को, आईजीएल एमजीएल पे व्यू? हाँ, ये हमारे पास तो है नहीं अभी, तो अभी इनके इनके स्पेसिफिक स्टॉक्स में इनमें मुझे ये लगता है कि रेगुलेटरी ओवरलोड बहुत ज्यादा है, तो मुझे समझ नहीं आता है इस पे उतना ज्यादा। इसलिए कि क्योंकि कोई भी कहीं कहीं से ऑर्डर आ जाता है कि आप इस प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, तो सारे स्टॉक्स इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। और उसमें पास्ट कुछ जगह उनकी मोनोपोली होते हैं, और रेगुलेटर फिर कह देता है कि हम आपको मोनोपोली नहीं रखने देंगे, इनको मोनोपोली हटाने को बोल देंगे। तो ये न्यूज आगे भी आ सकता है कभी भी, और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं काफी डिपेंडेंट है आपके मोनोपोली या फिर आपकी प्राइसिंग पर। तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है अभी इस स्पेस में।
मोर टेक्निकल प्ले पे हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन। ओके, रिलायंस पर न्यूज़ आई है, रिलायंस ब्रांड्स ने एग्रीमेंट साइन किया है सुपर ड्राई का इंडियन टेरिटरी का बिजनेस का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने के लिए। आज सुबह थी न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ खबर, लेकिन वो शायद पार्टनरशिप को लेकर थी। यहाँ पर शायद इंडियन टेरिटरी का एक्विजिशन ही कर लिया गया। तो ये एक न्यूज़ इस समय। दीपक, इस समय जो स्टॉक सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है वो है HDFC बैंक, एक ऐसा स्टॉक जिसने निवेशकों को लगातार 20 साल से इतना पैसा कमा कर दिया। वो इस समय क्लियरली रफ पैच से जा रहा है, लेकिन आप क्या व्यू रखेंगे अब इसके ऊपर? एक हिस्टोरिकल एविडेंस लेकर इसमें फेथ बनाए रखें या समय आ गया है यहाँ से निकलने का? वैसे हमारे पास थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन HDFC बैंक में ये है कि अभी मर्जर हुआ है और उस मर्जर के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आया है अभी। इनफैक्ट राइट नाउ दे हैव अनाउंस सम रिजल्ट, मतलब इस क्वार्टर के नंबर्स, लेकिन हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए कि जब वो रिजल्ट एक्चुअली अनाउंस करे तब हमें पता चलेगा दो चीजें। एक तो मार्जिन में अगर कोई कंप्रेशन आई है, उस कितना कंप्रेशन होगा, क्योंकि कंप्रेशन तो होगा हमें पता है, पर कितना कंप्रेशन एक्चुअली होगा। सेकेंडली, जो उनके एनपीएज हैं जो HDFC से उन्होंने इनहेरिट करे हैं, वो एनपीएस किस तरह के होंगे और कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि HDFC अपने एनपीए नॉर्म्स उनके अलग थे, बैंक्स के एनपीए नॉर्म्स अलग होते हैं। तो ये दोनों चीजें उन्होंने अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में पहले कुछ दिया था, लेकिन वो फाइनल नहीं था अभी। वो मतलब जब आएगा एक्चुअली रिजल्ट तब नजर आएगा हमें। तो हमें एक्चुअली इस रिजल्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। हमने भी यही डिसाइड किया है कि हमें स्टोरी तो अच्छी लगती है, लॉन्ग टाइम उन्होंने काफी अच्छा किया इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ने, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होगी नेक्स्ट 2-3 इयर्स। और जैसे इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, इंटीग्रेशन के जो चैलेंजेस हैं, आपने एक एरिया में दो लोगों को सेम सीनियोरिटी पे अगर मर्ज किया है तो कुछ लोग तो जरूर मतलब बैंक छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का एट्रिशन और जो चैलेंजेस हैं, ये आई थिंक 1-2 साल लगेंगे इसको पार करने में। तो कोई हरी नहीं है खरीदने की। नंबर्स और कमेंट्री पे थोड़ा सा डिपेंडेंट होगा हमारा डिसीजन कि अब लें या थोड़ी देर बाद। लेकिन स्टॉक इज अ वंडरफुल स्टॉक टू ओन, बट आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड बिकॉज़ वी हैव अ स्मॉल क्वांटिटी। दीपक, कंसिडरिंग यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, लेकिन ये जो थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगा HDFC बैंक, क्या एक्सिस या ICICI बैंक में फिर और डबल डाउन करेंगे आप जैसे निवेशक? क्या वहां पर ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years? हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है हर्षदा। इनफैक्ट हमने वी मूव टू ICICI बैंक लास्ट ईयर, एक्चुअली ईयर एंड हाफ अगो, इसलिए कि हमें पता था कि चैलेंजेस होंगी HDFC में और हमें लार्ज बैंक्स में ही कंसंट्रेशन रखना था, लार्ज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। लेकिन एट सम पॉइंट ये जो जिनके जो पी रेशियोज हैं या फिर ग्रोथ है, ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से। और इसमें HDFC बैंक में अभी और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। HDB फाइनेंशियल उनके में इंटीग्रेट होगा। देयर इज आल्सो दैट, वो तो पहले से था, अब HDFC के सब्सिडीज भी आएंगे उनके हाथ में। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनर्जीज बन सकती हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आई थिंक नेक्स्ट 1 year there may still be more opportunities in Axis and ICICI Bank, perhaps a little Kotak as well, but not so much HDFC. But I mean commentary पे डिपेंड करता है। मैं वेट करूंगा क्योंकि अभी एक भी रिजल्ट नहीं आया जब जहाँ के हमें मर्ज बुक्स देखने को मिले। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू है अब आपका? यहाँ पर हमने देखा है जो Q2 का अपडेट है, वो अच्छा ही लगा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग डर रहे थे कि जियो फाइनेंशियल के बाद मार्केट शेयर शायद वो एंटिटी खाती हुई दिखाई देगी, उसमें शायद समय लग सकता है। लेकिन इन प्योर नंबर्स पर ये जो Q2 अपडेट या फिर Q2 का एक थोड़ा बहुत सिग्नल आया है, क्या अप्रोच होनी चाहिए बजाज फाइनेंस पे? एक चीज ऐसा कि एक तो हम परेशान होते हैं कि सुबह से शाम तक वो कभी भी कॉल करते हैं, और दूसरा उसमें अपेरेंटली दैट वर्क्स बिकॉज लुक एट देयर ग्रोथ, 39% जो उन्होंने दिखाया है AUM ग्रोथ, और 33% AUM ग्रोथ, और डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो उनके कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी कम है
इन कंपैरिजन विद अदर एनबीएफसीज। और जो एचडीएफसी ने मतलब बड़ा सा होल छोड़ा हुआ है होम फाइनेंस में, वो शायद कोई ऐसी कंपनी उसको चाहिए होगी जो उसको ऑक्यूपाई करे, जिसके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ हो, जहां पे बजाज फाइनेंस काफी इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। इसमें भी मुझे लगता है आई थिंक फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए, पर ये है ऐसी कंपनी की मतलब इट इज जस्ट going and keeps going and does not seem to be stopping. So I think very interesting, but बहुत ही expensive है। हम इसको लेना चाहेंगे थोड़े कम expensive levels पे। मुझे लग रहा है यहाँ से upside इसलिए कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। इसको अगर आप नॉर्मलाइज कर दे 30 या 40 टाइम्स अर्निंग्स पे, या फिर 8 टाइम्स बुक पे तो बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बुक पे अगर आप ले आए तो उस पे यू कैन डू मच बेटर रिटर्न इन द लॉन्गर टर्म। इसीलिए हमें बस तकलीफ होती है इसको खरीदने में, नहीं तो स्टॉक तो कंपनी तो बहुत अच्छी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जियो फाइनेंशियल्स अभी तक कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ नाम है। जब कंपटीशन में आएगा तब हमें नजर आएगा कि कितना कंपटीशन है एक्चुअली, और उनको अपनी लेंडिंग प्रैक्टिस उन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं की है। जब वो करेंगे तब शायद कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि कंपटीशन है। जब कंपटीशन होगा, और हमारे पास जियो फाइनेंशियल्स है हमारे पोर्टफोलियो में, बट जब होगा तब ही आई थिंक बजाज फाइनेंस पे इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है एंड वी शुड वेट फॉर दैट। ओके दीपक जी, एक और चीज़, आई मीन बीच पे मतलब समवेयर अराउंड आई थिंक मिड जुलाई अगस्त में केमिकल में कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे, स्टॉक्स में मूव भी अच्छा आया था, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप केमिकल्स में कुछ बाय करके एक्यूमुलेट करके बैठे हैं पिछले 2 महीने में, या फिर अभी कुछ ऐड किया हो, या फिर इसको अभी आपने थोड़ा अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है? थोड़े से हमारे पास केमिकल नेम्स हैं वीरेंद्र जी हमारे पास, लेकिन हमने लास्ट 2 मंथ्स में काफी दूसरे तरह के कंपनीज ऐड किए जो डोमेस्टिक फेसिंग, कंज्यूमर फेसिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हों, उनको ऐड किया क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। केमिकल्स में अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन ये कंपनीज भी काफी उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इनके प्राइसेस भी 34-35 टाइम्स अर्निंग्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी साइज और प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए शायद कंपैरेटिवली हमें ऐसा लगा कि दूसरे कंपनियों में जाना चाहिए। पर केमिकल्स का भी टाइम आएगा, आई थिंक 1-2 साल और हैं उसके लिए। तो साइकिल अभी जब इस रिजल्ट्स के बाद दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर जब रिजल्ट्स आएंगे तब हमें पता चलेगा। 2 चीजें यहाँ पे, चाइना बहुत इम्पैक्ट करता है, चाइना में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, एंड सेकेंडली डिमांड फ्रॉम यूरोप एंड डिमांड फ्रॉम यूएस वो काफी मतलब उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई ज्यादा इंक्रीज डिमांड और ट्रिगर नहीं है कि डिमांड इंक्रीज होगा यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी थोड़े से और फ्लैट रहेंगे 1-2 साल के लिए, लेकिन अगर आपको अक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल प्लस के लिए, देन द नेक्स्ट 2 years में भी गुड अपॉर्चुनिटी, जहां पे भी आपको ज्यादा डिप लगे अच्छी कंपनीज को आई थिंक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। हम भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, बट अभी बहुत ही जल्दी है। इट इज टू बिल्ड टू अ साइजेबल पोजीशन मोर देन 3 or 4%, टाइम लगेगा ऐसे। ओके, एक आखिरी सवाल दीपक, ये रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस जैसे पॉलीकैब, इनमें मैसिव मूव्स आए हैं, अब यहाँ पर कोई व्यू आपका? तो पॉलीकैब है हमारे पोर्टफोलियोज में, हमने केईआई और पॉलीकैब में काफी क्वेश्चन सॉरी so there is ये जो पॉलीकैब इज एक्चुअली लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हो, तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ दीज केबल्स। आई थिंक दैट डिमांड इज वेरी हाई, बट ये प्राइसेस भी ऐसे बढ़े हैं कि जैसे केबल्स का डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगा, और प्लेयर्स भी लिस्ट हो रहे हैं और प्लेयर्स भी आ रहे हैं स्पेस में। आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट प्राइसिंग। आप ज्यादा प्राइस दोगे तो आप पोजीशन जब बिल्ड करोगे देन इट शुड हैव बीन एट अ लोअर प्राइस। आई थिंक आई वुड जस्ट वार्न कि प्राइस देख के ही आप खरीदें। थोड़ा सा थोड़े से महंगे हो गए हैं ये कंपनीज जहां हमारा एक्सपोजर है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें अब मतलब देयर शुड बी सो मच दैट द स्कोप फॉर दिस इज वेरी हाई। आई थिंक बिजनेस अच्छा है और ये कंपनीज भी अच्छी हैं, जैसे आपने कहा पॉलीकैब, केईआई, ये वाली कंपनीज अच्छी करेंगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्राइस यू माइट सी अ करेक्शन इन द नेक्स्ट 1 or 2 years।
दीपक, मिड कैप्स पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि आज के 1.5% की गिरावट देखकर ही लोग थोड़े से हैरान होने लगे हैं। कंसिडरिंग ये इंडेक्स 27% के रिटर्न्स इस साल दे चुका है, क्या एक डीपर करेक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है अर्षदा, इनफैक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस इंडेक्स को 6 महीने से। ये भी कोई हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप तेज चलोगे तो कुछ तो गिरोगे, अगर आप नहीं गिरोगे तो इतने तेज जाओगे कि जब आप गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा गिरना इज अ गुड थिंग। और ये थोड़ा सा, ये 1.5% तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक 5-10% तो नॉर्मल है इस इंडेक्स के लिए, अगर गिरना होगा तो ऐसे गिरावट अगर 5-10% होगी तो अच्छी है मार्केट के लिए। डीपर करेक्शंस के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, अनलेस देयर इज अ वर्ल्ड ऐसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए जहां पे लिक्विडिटी इंडिया से बाहर चला जाए बहुत जोर से। पिछली बार भी इंडिया से बाहर काफी लिक्विडिटी गया था लास्ट 2 इयर्स में, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना इन्वेस्ट किया कि मिड कैप्स एक्चुअली काफी बरकरार रहे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। आई थिंक इस बार अगर होगा भी तो मे बी 5-10-15% करेक्शन ही होगा। आई वेलकम दैट, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें लोअर प्राइसेस पे खरीदने हैं। तो अगर आप खरीदने के बिजनेस में हो, आप बेचने के बिजनेस में नहीं हो, तो शायद करेक्शन अच्छा ही होगा आपके लिए, अगर आ जाए। और बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनके अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी यहाँ से। जो अभी के अर्निंग्स है 2020 FY 2023 के, बाय FY 2025 दे विल बी 4x 5x मोर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। ऐसी कंपनीज को अगर आप कम प्राइस में खरीदें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। आई एम नॉट नेमिंग कंपनीज, लेकिन आई थिंक मौका थोड़ा सा आएगा। अभी अभी 1.5% ही है, होपफुली आ जाए मौका, बट आई डोंट नो हाउ द फ्यूचर विल बी। ऑलराइट दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल